तो आज हमारे सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित कुछ दिलचस्प जानकारी हैं। स्रोत है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेरणा और विरासत। और हम कोशिश करेंगे उनकी कहानी के कुछ अहम पहलुओं को समझने की, कैसे रामेश्वरम की गलियों से निकलकर कोई भारत के सर्वोच्च पद तक और विज्ञान के शिखर तक पहुंचता है। शुरुआत तो बेहद साधारण थी, है ना। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्म, काफी संघर्षों भरा बचपन रहा। लेकिन पढ़ने की लगन देखिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये अपने आप में ही एक बड़ी कहानी है। बिल्कुल, और यहीं से समझिए कि उनकी वैज्ञानिक यात्रा की नींव पड़ी। पहले डीआरडीओ और फिर इसरो। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर जबरदस्त काम किया। हाँ, SLV-3, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। ये सुनने में तो एक तकनीकी कामयाबी लगती है, पर स्रोत कहता है इसका असल महत्व कहीं ज्यादा गहरा था, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, उस दौर में जब भारत तकनीक के लिए काफी हद तक दूसरों पर निर्भर था, तो SLV-3 का सफल होना एक तरह से ऐलान था कि हम खुद कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण था, और इसने भविष्य के बड़े स्पेस मिशंस के लिए, आप कह सकती हैं, रास्ता खोला। और शायद इसी तरह के कामों से उन्हें वो पहचान मिली मिसाइल मैन की। हाँ। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब नाम जुड़े हैं उनसे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। सही कहा। और ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये भारत की जो रक्षा रणनीति है उसको एक नई दिशा दे रही थीं। और फिर 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण, उसमें भी उनकी भूमिका अहम थी। हाँ, उसका जिक्र आता है। तो ये सब मिलकर भारत को सामरिक रूप से मजबूत बना रहा था, आत्मनिर्भर। उनका काम सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा था। विज्ञान और रक्षा के बाद 2002 में एक बिल्कुल ही अलग भूमिका, भारत के राष्ट्रपति। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति बनना, ये अपने आप में कितना अलग था। हाँ, और उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। हाँ। स्रोत इसकी वजह क्या बताता है? ये लोकप्रियता क्यों थी इतनी? देखिए, स्रोत इशारा करता है कि उनकी जो सीधी साधी छवि थी, उनका आम लोगों से और खासकर बच्चों से जुड़ने का अंदाज, और ये बात कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए खोल दिया, इन सब ने उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दी। अच्छा। वो वाकई में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक प्रेरणा देने वाले राष्ट्र प्रमुख के तौर पर सामने आए। एक संदेश गया कि हाँ, विज्ञान और राष्ट्र नीति साथ चल सकते हैं। उनकी किताबों का भी जिक्र है इसमें, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, और उनका वो मशहूर कोट, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। जी हाँ, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, ये आज भी कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल। उनकी लेखनी में भी वही चीजें दिखती हैं, वैज्ञानिक सोच, देशभक्ति, मानवीय मूल्य, और भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र देखने का सपना। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते थे, वो एक विजन देते थे, एक समाधान का रास्ता दिखाते थे। और व्यक्तित्व, सादगी पर बहुत जोर दिया गया है स्रोत में। राष्ट्रपति होने के बाद भी वैसी ही सादगी। हाँ, और ये शायद उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। अटूट अनुशासन, गहरी राष्ट्रभक्ति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान, धर्मनिरपेक्ष सोच। उनका पूरा जीवन, यहाँ तक कि उनका अंत भी, IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए, वो हमेशा युवाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर सिर्फ पदों का सफर नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे एक दृढ़ इच्छा शक्ति, सादगी और देश के लिए कुछ करने का जज्बा किसी इंसान को हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बना सकता है। सही कहा। और यहीं से एक विचार मन में आता है जिसपे शायद हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। हम 2020 पार कर चुके हैं। आज के हालात को देखते हुए उस सपने को पूरी तरह हकीकत बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या लगते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।